दियो, शेयर भी कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन दबाना भूलियो मत ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। राम राम। लाइनें निकलती हैं, बन के चलती हैं, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। इसलिए आपने देखा होगा, लिखा पाया होगा रेवाड़ी JN। जैसे एक होती वीकली, वीक मानी कमज़ोर, वीकली। एक होती फीबली, ये नहीं समझ लो कि फीबली जो है ना वो वीकली की मौसी की छोरी है। कोई नहीं कहा भाई कोहली जंक्शन पाजी हो, नहीं भाई वो आगे कौन सा है, सुधराना, सुधराना जंक्शन पाजी हो। बड़ा फनी होगा, सुधराना की बेइज्जती हो जाएगी बेचारे की। फिर पानी नहीं डालना करना, बैटरी का पानी जो डाला जाता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, पानी कहो, उसमें थोड़ा NaOH काफ़ी चीज़ें मिली होती हैं। तो यहाँ पे देखो भागा दौड़ी नहीं मचेगी। भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई ट्रेन आके खड़ी हुई किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो अब दो किस्म की चीज़ है, सवारी उतरने वाली भी और सवारी चढ़ने वाली भी हैं एक साथ, और खिड़की है भीड़ी सी। तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस, वहाँ पे विरोध होता है, वहाँ पे अपोज होती है कि मैं पहले उतरूँ, बोलो मैं पहले चढ़ूँगा। तो यही काम यही हो रहा है। ये जो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव वाले तो इधर भाग रहे हैं सारे के सारे। रेजिस्टेंस कोई सा भी हो, इट्स यूनिट इज ओम। तो मेरे ख्याल से हो गया था हवाले। डियर स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा पर्सन है, एक्सप्लेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बताओ उसकी डेफिनेशन। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एंड इलेक्ट्रोड्स, ये भी बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रोड्स, व्हेन करंट फ्लोज। देखो ये हमारा एक कोई सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर जो लिक्विड डाला जाता है उस लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और मेरे ख्याल से इन्वर्टर बैटरी तो लगभग सबको होगी। तो कई बार देखो हम 2-3 महीने बाद हम बैटरी के अंदर पानी नहीं डालना करना, बैटरी का पानी जो डाला जाता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, पानी कहो, उसमें थोड़ा NaOH काफ़ी चीज़ें मिली होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ लो पानी टाइप का। और इलेक्ट्रोड क्या है भाई, इलेक्ट्रोड सेल के अंदर 2 रोड होती हैं, ऐसी रोड होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये जो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये है इलेक्ट्रोलाइट ना, इलेक्ट्रोड्स, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, जो कैथोड होती है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो जब ये मान लो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने NaOH डाल रखे है डियर स्टूडेंट्स, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के ये आयन्स हैं। ठीक है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन भागेंगे बताओ, Na पॉजिटिव वाले। तो जिन पे पॉजिटिव होते हैं ना, जिन पे पॉजिटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस, क्योंकि जो कैथोड की तरफ गए उनको क्या बोलेंगे, कैटायंस। और जो एनोड की तरफ होते हैं, जो प्लस था ही, उन पे माइनस वाले जाएंगे, तो माइनस वालों को हम क्या बोलेंगे, एनायंस। ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी है। कैटायंस पॉजिटिव होते हैं और एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड व्हेन करंट फ्लोज। जब इसके अंदर से करंट चलता है तो यहाँ पे देखो भागा दौड़ी नहीं मचेगी। भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई ट्रेन आके खड़ी हुई किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो अब 2 किस्म की चीज़ है, सवारी उतरने वाली भी और सवारी चढ़ने वाली भी हैं एक साथ, और खिड़की है भीड़ी सी। तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस, वहाँ पे विरोध होता है, वहाँ पे अपोज होती है कि मैं पहले उतरूँ, बोलो मैं पहले चढ़ूँगा। तो यही काम यही हो रहा है कि ये जो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव वाले तो इधर भाग रहे हैं सारे के सारे, और ये तो यानी कि उतरने वाले हैं, और ये वाले इधर भाग रहे हैं, देखो सवारी इधर सारी की सारी। तो इनके बीच में जो गतिरोध है, जो टकराव है ना, वो अपोजिशन का कारण बनता है, और उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि ये सारा का सारा काम उस सेल के अंदर ही हो रहा है, इसलिए अंदर की बात है। द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड अपोज द फ्लो ऑफ करंट, वो उसका अपोज करते हैं। इसको हम छोटे r से लिखते हैं, छोटे r से लिखा जाता है, ये इसका सिंबल होता है। सेल के आगे एक छोटा सा लगा मिलेगा, और मोस्टली जो है ना इसका मान पॉइंट तो शुरू होगा, ये पिछाड़ कर लियो, जैसे 0.1 ओम। ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय द
और इट्स यूनिट रेजिस्टेंस कोई सा भी हो, इट्स यूनिट इज ओम। तो मेरे ख्याल से हो गया थारे हवाले। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। देखो आगे ना दोनों ही, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, इन दोनों में संबंध बताओ। तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर्सन बहुत आसान है, मैं जानबूझ के बड़ा कर रहा हूँ ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, इट इज फाउंड। देखो ये हमने कोई कंडक्टर ले लिया, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स ए, ये उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी L, और ये उसका रेजिस्टेंस हो गया R, और जिस मेटेरियल का बना हुआ है उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। इट इज़ फाउंड R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जितना लंबा तार होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो हम कोई एक स्पीकर अपने स्कूल तक लेकर और पावर हाउस लंबा जितना तार लगा दें और स्पीकर ने पावर हाउस के अंदर रख दें, तो मेरी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि वो तार का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, आवाज़ कट जाएगी। R इनवर्सली 1/एरिया, बड़े ए लिख देते हैं, बड़े ए लो, ये इक्वेशन नंबर 2, जितना मोटा तार होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। दोनों इक्वेशन को मिलाओ, R इज इक्वल टू L/A, और यहाँ पे बने जब इक्वल लगा देते निशान लगाना पड़ेगा, ये होगा R इज इक्वल टू रो L/A। यही हमने रिलेशन बताना था, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, ये तो हो गया रेजिस्टेंस, और ये क्या होगी रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये तुम कहोगे सर आप नू कह रहे थे कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही बात हो है, हमने बताओ किस तरह से। देखो भाई, मान लो कोई एक तार है, उसकी लंबाई जो है वो एक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो अपना पर्सन देखिए क्या बनेगा, R इज इक्वल टू रो इंटू 1/1, एक तो एक काटोगे तो R किसके बराबर आएगा, रो। इसका मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम होता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वायर, देखो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया भी एक, लेंथ भी एक है, तो वॉल्यूम इसका एक आ गया, 1 मीटर की 3। द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर इज नोन एज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी होगी यूनिट यूनिट सब पता चल गया, इतना ही पूछा है, ज़्यादा टेंडर नहीं लेना। डियर स्टूडेंट, छठा प्रश्न है, एक्सप्लेन किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या होता है, इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल आ जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है। और किरचॉफ्स करंट ला आ जाए, करंट ला भी आ जाए तो भी यही है, तीनों एक ही बात होती है। देखो जंक्शन का बारे में बात करेंगे भाई, चलो हम अपनी रेवाड़ी की बात करेंगे। रेवाड़ी जो जंक्शन है वहाँ से 6 लाइन गई है, ठीक है। 1 दिल्ली की तरफ गई, एक राजस्थान में गई, एक झज्जर की तरफ गई रोहतक, एक अपने आ गई हिसार की तरफ, एक नारनौल की तरफ गई, एक महेंद्रगढ़ की तरफ गई ना 6 लाइन। तो ऐसा स्टेशन जहाँ से लाइनें निकलती हैं बन के चलती हैं उसको हम बोलते हैं जंक्शन। इसलिए आपने देखा होगा, लिखा पाया होगा रेवाड़ी JN, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं लिखा पाएगा कि कोसली जंक्शन, खाली कोसली मिलेगी, जंक्शन नहीं पाओगा, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रेन जो है वो निकलती नहीं है, यहाँ से जो है वो सीधी क्रॉस कर रही है बस, ये तो एक ठहरा हुआ है, स्टॉपेज है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं रेलवे स्टेशन है। ये तो कोसली रेलवे स्टेशन, कभी भी कोई नहीं कहा भाई कोसली जंक्शन पाजी हो, नहीं नहीं भाई, वो आगे कौन सा है, सुधराना, सुधराना जंक्शन पाजी हो, बड़ा फनी होगा, सुधराना की बेइज्जती हो जाएगी बेचारे की। कोसली रेलवे स्टेशन बोला जाएगा क्योंकि वहाँ पर रेलवे का ठहराव है, जबकि रेवाड़ी जंक्शन बोला जाएगा, भिवानी जंक्शन बोला जाएगा, जहाँ से भी 3-4 ट्रेन जाती हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। अगर हमने ये सीन समझ में आएगा तो हमारा पर्सन भी समझ में आएगा। ये हो गया हमारा जंक्शन। इसमें देखो करंट जा रहे हैं, आ भी रहे होंगे भाई, ट्रेन में थोड़ी सारी की सारी बाहर जाओगे, ट्रेन आओ भी ठीक है। मान लो ये ट्रेन आ गई अंदर और
3 ट्रेन बाहर ले लूँ, 3 भीतर हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो जाने वाली कितनी ट्रेन है डियर स्टूडेंट्स? जाने वाली होगी 1, जाने वाली देख रहे थे हम, 2, 3। तो जो जाने वाली है ना उनको हम बोलेंगे लीविंग। और आने वाली कितनी है? 3। 3 कौन कौन सी है देखो, इनका मैं अलग नाम दे दूँ, 4, 5 और 6। 6 ट्रेन जो है आने वाली हैं। ट्रेन ने तो हम करंट समझ लो, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एंटरिंग द जंक्शन। तो किरचॉफ्स ये कहता है कि किसी भी जंक्शन के ऊपर आने वाली करंट मस्ट बी इक्वल टू जाने वाली करंट। बस तोड़ हो गया जी। तो इस बात में लिखो ऐसे, सिग्मा, सिग्मा का मतलब सबका जोड़, करंट इनकमिंग शुड बी इक्वल टू करंट आउटगोइंग। ठीक, जो इनकमिंग करंट है उसको लो पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग है उसने के लेवाएंगे नेगेटिव। जैसे अब इसमें मैं कह दूँ कि मान लो ये I1 करंट हो गया, ये I4, ये I3 हो गया, ये I5 हो गया, ये I2 करंट हो गया, ये I6 करंट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, जो आने वाले हैं उनको हम लिखेंगे, एंटरिंग वालों को हम लिखेंगे प्लस से, और जो लीविंग है उनको हम क्या लिखेंगे? माइनस से। तो आपने देखा था 1, 2, 3, 4 थे, 1, ये तो सारे बाहर जा रहे थे, मैंने माइनस लगा दिया। और जो आने वाले हैं उनको किससे लिखेंगे? प्लस से। I4, I5, I6 बराबर 0। ठीक है, इसने अब सही कर लो भाई, इसने परली तरफ ले चलो, तो ये बन जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये कौन थे भाई बताओ? ये जो हमने 4, 5, 6 लिखे थे, 4, 5, 6 आने वाले थे। आने वाले थे मतलब इनकमिंग थे, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ सिग्मा IN। ये जाने वाले थे, सिग्मा I आउट। वही बात जो हमने शुरू में लिखी थी वही आएगी। तो यहाँ पे 1, 2 न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल बना के देंगे ऐसे कि कोई एक जंक्शन है और इसके ऊपर 4 दे दिए, ये 2 है, ये 1 है, ये x है, ये आने वाला 5 है। तो कहेंगे x का मान बताओ। तो वही रूल लगा दो, जो आने वाले हैं वो, जो आने वाले हैं एंटरिंग वाले पॉजिटिव, और जाने वाले कौन क्या लगाओगे? नेगेटिव। लीविंग वाले को हम नेगेटिव लिखेंगे, लीविंग, लीविंग, लीविंग। ये एंटरिंग है, एंटरिंग वाला पॉजिटिव। ठीक है, और तो ये बताओ कैसा है? जंक्शन के ऊपर आया है, गया है? तो आप कहोगे सर ये तो आया है, एंट्री करी है, तो प्लस का 2, ये बाहर गया माइनस का 1, ये भी बाहर गया माइनस का x, ये प्लस का 5 बराबर 0। तो x का मान निकालना है हमने। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 2 और 5 7, 7 मत 1 गया 6, तो 6 माइनस x बराबर 0 और x बराबर 6 एम्पियर। ऐसे सवाल भी आते हैं छोटे मोटे, तो मैंने यहाँ पे आपको अपडेट करके दे दिया है कि भाई ऐसे सवाल हो तो अपने कर लियो। तो एक किरचॉफ्स मेरे ख्याल से जंक्शन रूल समझ में आ गया होगा, इतना अच्छा उदाहरण देकर समझाया है रेवाड़ी जंक्शन का। ठीक है, थर्मल रेवाड़ी कौन कौन को वैसे कमेंट करके लिखियो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? और राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज। Paramagnetic materials are the substances which when placed in a magnetic field are feebly magnetized। feebly का मतलब होता है, feebly का मतलब जैसे एक होती वीकली, वीक माने कमज़ोर, वीकली, एक होती फीबली। ये नहीं समझ लो कि फीबली जो है ना वो वीकली की मौसी की छोरी है, यानी कि वीकली थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, फीबली उससे थोड़ी सी ठाडी है। जैसे या तो होगी वीकली, या तो से वीकली, और फीबली ऐसा थोड़ी सी ठाडी है। हाथ भी थोड़ा मोटा है, यह वीकली है। Paramagnetic substances are the substances which when placed in a magnetic field are feebly magnetized। feebly का मतलब वीकली से थोड़ा सा फालतू है। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो फील्ड मैग्नेटाइज करता है उसकी डायरेक्शन में ही थोड़ी सी वो मैग्नेटाइज होते हैं। जैसे ध्यान दो, जैसे हमने कोई लोहा की कोई एक पेचकस ले लियो और ये एक मैग्नेट ले ली, इस पेचकस ने ना इसको 10-12 बार नू करांगे हम, देखो नू। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ध्यान देना, साउथ टू नॉर्थ
अंदर तो चलते हैं साउथ टू नॉर्थ और बाहर कैसे चलते हैं नॉर्थ टू साउथ। तो मैं पेचकस को भी ऐसे ही चला रहा हूँ, देखो यूँ 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे जब मैं 150 बार ऐसे ऐसे करूँगा ना तो मेरा जो पेचकस है ना वो मैग्नेट बन जाता है। तो उसको हम बोलेंगे कि फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन भी यही थी और मैंने उसको मैग्नेटाइज किया, वो भी ऐसे ही हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज़। तो द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला होता है ये काई एम इज इक्वल टू आई बाई एच। तो इसकी ये देखो मैग्नेटाइज तो हुई है डायरेक्शन में ही, तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव है और लेकिन थोड़ा मात्रा में हुई है। उसके बाद आती है रिलेटिव परमिबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये फार्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। आप देखो जब ये पॉजिटिव है तो एक में थोड़ा सा कुछ जोड़ोगे, तो जैसे एक तो है ये, एक के अंदर हम फॉर एग्जांपल 0.005 जोड़ें तो क्या बनाएगा 1.005, तो एक से तो बड़ा है ना। तो रिलेटिव परमिबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी एक और ले लो भाई, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ओबे क्यूरिला। क्यूरिला क्या कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 इसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे और 2-3 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। अब इनका एग्जाम्पल और ले लो। देखो जिसके पीछे IUM लग रहा हो ना, IUM, जैसे एल्युमिनियम, IUM एल्युमिनियम, और बताओ IUM किसके पीछे, लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम, सीजियम। डियर स्टूडेंट जिनके पीछे मैंने लिखा IUM, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक मेटल होते हैं। ठीक है, इनमें एक टंगस्टन भी होता है। टंगस्टन जो है वो अच्छी चुंबक बनता है, इसलिए उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है 6.8। उसके बाद सीजियम है, ये थोड़ा सा और भी अच्छा बन जाएगा। उसके बाद देखो वीक होते चले गए ना, देखो 2.2, 1.4, 1.2, 0.72। सोडियम जो है, सोडियम को अगर हम मैग्नेट बनाएंगे तो सोडियम की जो होगी वो मैग्नेटिज्म वो 0.72 होगी, जो कि ना के बराबर ही है। तो इनका एग्जाम्पल और कर लियो, मैंने यहाँ पे एक चाबी दे दी है। चाबी जो है वो कौन सी है, IUM हो तो उसको हम छटवाए तो पैरा छाट देना, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं ये, और आगे मेरी चाबी बनाते रहेंगे और देखेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी करो। एन इलेक्ट्रिक बताओ भी क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 110 वाट, तो पावर तो दे दी इतनी, एंड 220 वोल्ट सप्लाई, ये दे दी। वोल्ट का मतलब ई, अल्टरनेटिंग EMF, और फाइंड द RMS करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। तो ये फार्मूला है सामने, P इज इक्वल टू EI, P इज इक्वल टू VI तो पढ़ रखा है, लेकिन पूरा E पढ़ लेंगे। E का मतलब अल्टरनेटिंग EMF। सब के पीछे स्टूडेंट्स RMS लगा दो, क्योंकि उसने RMS पूछी है, RMS। तो हम निकालना क्या है, फाइंड द RMS करंट, इसको निकालना थी, होगा I इज इक्वल टू P/E। P का मान देखो हो रहा है 110 वाट, और भाई E दे रखी है 220, वेरी गुड, कट गए 1/2, और 1/2 कितना है 0.5 एम्पियर। तो न्यूमेरिकल 2 नंबर का छोटा सा काम था।